गुड मॉर्निंग। 16 को आपको बायो का एग्ज़ाम है क्लास 12th में, तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। चाहे वे अगर आप एकदम जीरो से भी नहीं पढ़े हैं तो उन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो एक पूरा चैप्टर वाइज पूरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग तैयार किए, कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं। अगर उन सारे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन बेनिफिशियल होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें जो भी पूरे चैप्टर्स हैं जो सिलेबस से एक्सक्लूडेड है उनको छोड़ के जो भी बच्चे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में हैं प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के बेसिस पे, इसके अलावा जो सैम्पल पेपर्स हैं उनके बेसिस पे, तो कुछ गेस पेपर करके तो हम लोग कुछ टॉपिक्स लिखते हैं। उन सारे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो यकीनन बहुत बेनिफिशियल होगा। कुछ जो है लिखे हैं हम, तो जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज आपका है पूरे के पूरे जेनेटिक्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है आपके यहाँ? जेनेटिक्स में, ठीक है। जेनेटिक्स में आपके यहाँ 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन सा? जो पहला चैप्टर है जेनेटिक्स का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। और फिर दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जो तीसरा टॉपिक है यहाँ इसमें का वो है कौन? इवोल्यूशन, ठीक है। ये 3 चैप्टर हैं इसमें। कौन कौन से? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, फिर कौन सा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, और कौन सा है? इवोल्यूशन है। तो इसमें देखो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका ये प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें आपको कुछ ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर करना है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये इसी पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। इस चैप्टर में हर जगह से क्वेश्चन राइज हो सकता है, चाहे वो लॉज ऑफ मेंडल हो, चाहे टर्मिनोलॉजी हो। अगर पूरे को हम लोग अगर एक शॉर्ट फॉर्म में इसको करें तो क्या क्या पढ़ते हो? जेनेटिक्स पढ़ते हो। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि उसमें उन्होंने पब्लिकेशन कब किया था, पब्लिकेशन के बाद किस ईयर में किए थे, ये क्वेश्चन होता है। और फिर इसी में हम लोग ये देखते हैं कि पूरा जो टर्मिनोलॉजी है उसके लिए डोमिनेंट है, रिसेसिव है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है ना, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं किसमें? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। इसी के अलावा यहाँ पे जो हम लोग हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो वगैरह है, वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड में तो आपका हाइपरट्राइकोसिस है, मेनली वही पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद एल्बिनिज्म है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, तो इसको पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग अपना वो कौन सा है? डीएनए। जो पहला टॉपिक है वो है डीएनए। डीएनए के बारे में डिटेल पूरा, जो इसका डायग्राम भी आप देखो एनसीईआरटी में दिया गया है। कुछ देखो इस तरीके से जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से इसका 3rd कार्बन, इसका 5th कार्बन, ये 3rd, याद आ रहा होगा डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी मतलब कि इस ऐसे ना देखे, एनसीईआरटी में इस तरीके से करके दिया है ना, ऐसे सीधे सीधे ना देखें। एनसीईआरटी में आप देखोगे लेफ्ट पेज पे इस तरीके से दिया गया है, तो इसको आप पूरा देख लेंगे, है ना। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरीके से डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम होता है। फिर अगला वाला जो होता है वो 3 प्राइम होता है, और फिर इधर वाला कौन होता है? 5 प्राइम होता है, यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक स्क्वायर की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो नाइट्रोजनस बेस हैं यानी कि बेस पेयर हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को डीएनए में पूरा का पूरा, और डीएनए का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में इसका डबल हेलिक्स मॉडल है ना, जो वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज किए थे, उसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। तो ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। डीएनए हो जाएगा। डीएनए होने के बाद फिर आता है हम अपना पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए में पैकेजिंग ऑफ डीएनए नोट करते चलिएगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए।
पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या है, किस तरीके से जो है नाइट्रोजनस बेस, जो हम लोगों का नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फिर उसके बाद फास्फेट है। आप क्लास किए होंगे रेगुलर तो आपको आइडिया होगा, और नहीं पता होगा तो बताइएगा। इसके बाद हम पूरा एक अलग से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, आप बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस वक्त किसी भी टॉपिक में। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, फिर आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से हिस्टोन ऑक्टामर आके जुड़ते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर में आपको पता है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और H1 एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। और अगर आपको याद होगा कि इस तरीके से मान लीजिए कि हम लोगों का अब तो था ना H2A, H2B, H3 एंड H4, 4 इस साइड 4 इसके जस्ट पीछे हुआ करते थे, फिर इन पे इस तरीके से डीएनए रैप करता था। तो किसका फॉर्मेशन होता था, ये न्यूक्लियोसोम का। और कितने बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 200 बेस पेयर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, लिखा है राइट पेज पे, आप देखो ना लास्ट वाले पैराग्राफ में, जहाँ न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया गया है 200 बेस पेयर, बीच में समथिंग दिया है कुछ है। तो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है। फिर वहाँ से पैकेजिंग, और खासकर यूकैरियोटिक में इसका किस तरीके से, इसका इम्पोर्टेंस क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बाद हम लोग इसका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ना। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो चूहा वहाँ पे लिए थे, S स्ट्रेन था, R स्ट्रेन था, ये पूरा का पूरा इसमें कवर करना है आपको। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद फिर आता है आपका जो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इसी में एक एक्सपेरिमेंट और आता है आपका मिशेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो आप इसको भी यहाँ पे लिख लो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यानी कि स्टेहल एंड मिशेल्सन का एक्सपेरिमेंट, स्टेहल एंड मिशेल्सन एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वीडियो आप देखेंगे है। अब अगर नहीं समझ में आता हो, इसका डायग्राम भी दिया गया है, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देखो इसके राइट वाले पेज पे दिया गया है, एकदम नीचे एक बॉक्स करके बनाया हुआ है इस तरीके से, है ना, उस वाले चैप्टर, इसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और 3 एक्चुअली यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं आपको डीएनए को लेके। पहला एक्सपेरिमेंट है आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो दिया गया है वो है मैक्लियोड, आइवेरी एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, और जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो है स्टेहल एंड मिशेल्सन एक्सपेरिमेंट। सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन पूरा का पूरा, इसकी मशीनरी कैसी है, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इन सारे पूरी चीज़ों को हम लोगों को देखना है, रेप्लिकेशन। फिर इसी के बाद इसी में है हम लोगों का ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन किसमें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, एचएनआरएनए बनेगा पहले, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, फिर उसका स्टेबलाइजेशन वगैरह होके 5 पे कैपिंग, 3 पे टेलिंग, ये पूरा होते हुए आप पूरा पढ़े हुए हो कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद फिर आता है आपका इसी में ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने टॉपिक्स। इसके अलावा इसमें लैकोपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और HGP ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट, ये टॉपिक्स भी आप इसी में कवर कर लेंगे। कौन कौन से, लैकोपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैकोपेरॉन हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और फिर इसके बाद एक टॉपिक और इसी में आपका आता है HGP ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट। और फिर इसके अलावा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड और उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसकी जो विशेषताएं हैं, इतना हम लोग पूरा देखेंगे किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब इसके बाद कौन आता है हम लोगों का, इवोल्यूशन आता है। ठीक है,
इवोल्यूशन, इसको पूरा लिख लीजिएगा, लिखने के बाद फिर इन्हीं टॉपिक्स को कवर कीजिएगा बेसिकली। अब इसके बाद आता है इवोल्यूशन, इसी के जस्ट बाद का चैप्टर है। एक्चुअली हम लोग जेनेटिक किस लिए लिख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि जेनेटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में जो सबसे पहले नाम आता है वो है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, या स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था पूरे इसका डायग्राम सहित, ठीक है। और इसी में ओपेरिन कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। ओपेरिन कॉन्सेप्ट के बाद फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, एडॉप्टिव रेडिएशन, आपको पूरा एक घंटे का चैप्टर है पूरा ये इवोल्यूशन, एडॉप्टिव रेडिएशन। फिर इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। वो जो है ना, किसी भी जीन पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि p² + 2pq + q² = 1। इसका न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिएगा, क्लास में न्यूमेरिकल करवाए हैं हम, न्यूमेरिकल इसका देख लीजिएगा। फिर इसी में आता है आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब बेसिकली लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, और नेचुरल सिलेक्शन, और फिर ह्यूमन इवोल्यूशन। ये इतने टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन में। मिलर के एक्सपेरिमेंट, ओपेरिन कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, एडॉप्टिव रेडिएशन, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, फिर नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है, जैसे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है ना, एविडेंस दिया गया है। और इसमें एक चीज़ है जो होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि जो एविडेंसेस हैं इनको देख लीजिएगा, एविडेंसेस। और एविडेंसेस में सबसे ज़्यादा होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, फॉसिल, ठीक है। तो ये सारे पूरे कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों के इवोल्यूशन में। अच्छा, अब इसके बाद इवोल्यूशन के बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो है किसका, रिप्रोडक्शन का वेटेज है। लगभग 18 से 20% क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इनको हम लोग देखते हैं, रिप्रोडक्शन को, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और अब इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट का देख लेंगे। और रिप्रोडक्शन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड फिर इसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलो फिलहाल सीक्वेंस में ही देखते हैं। रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट। देखो, रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें पूरा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें पूरा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है। और फिर इसमें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और फिर जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, और डबल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। और इसी में जो दो टेक्निक दी गई हैं, बैगिंग एंड एमैस्कुलेशन। एक बात और, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से,
ठीक है, इनको देख लीजिएगा। जैसे आपको ये बात पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है या एक माइक्रोस्पोर होता है, यहाँ से कितने पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है 4 का, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जैसे इतने पॉलन ग्रेन बन रहे हैं तो इसमें कितनी बार मियोसिस हुआ होगा, कितनी बार माइटोसिस हुआ होगा, एक पीएमसी से पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बने होंगे, अगर इतने से इतने बन रहे हैं तो कितना बना हुआ होगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से आप देखेंगे आइडिया आपको लगेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और इसमें बैगिंग इमेस्कुलेशन हो गया। और फिर इसी में जो टेक्निक आती है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन में, वो ये कि इन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर अगर जैसे मान लीजिए कि कोई वलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है, इन सब में पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी कि हाइड्रोफिली हो रहा है, एनिमोफिली हो रहा है, तो उसके लिए फ्लावर्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, क्या क्या उसमें अदर फ्लावर्स से चेंजेस होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें फ्लावरिंग प्लांट में। फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों का डायग्राम, दोनों का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का डायग्राम यहाँ पे पूछना है। और फिर इसके बाद इसी में एक चीज़ और डायग्राम हम लोग देखते हैं, स्पर्म का डायग्राम, ठीक है, स्पर्म का भी डायग्राम आता है। और जो इम्पोर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, पूरा प्रोसेस उसका कौन कौन सा फेज होता है, कब उसमें मियोसिस होता है, कब माइटोसिस होता है, यानी कब डिफरेंशियल डिवीजन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। और जो पिछले कई सालों से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से फेजेस हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको जो हार्मोनल है, ठीक है, जो हार्मोन्स हैं, कौन सा हार्मोन कब रिलीज हो रहा है, ये ज़्यादा चीज़। और इसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से क्वेश्चन बनता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और फिर एक तो जो दिया है ना पार्चुलेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, फिलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो एक बार पूरा थोड़ी चैप्टर्स आप पढ़िएगा, लेकिन ये इन सारे टॉपिक्स पे फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। अब आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ अब इसको लिख लो। और इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज़्यादा इतिहास भी दिया गया है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका बर्थ कंट्रोल, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में जो आर्टिफिशियल मेथड है और नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, ये दोनों हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसका MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब ये जो है सुटेबल होता है और फिर कब सुटेबल नहीं होता। फिर इसके अलावा इसमें जो STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, या इसी को जो हम लोग इनफर्टिलिटी करते हैं, है ना, इनफर्टिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ART का। इसमें जो जिफ्ट है, ठीक है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ACSI, ये जो टॉपिक्स हैं
ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इतना ही इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो रहा कौन सा पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट का एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें हुआ। अब इसके बाद अब जो हम लोग देखेंगे वो देखते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें देखो, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दो यहाँ से डिफरेंस भी आते हैं दोनों में। ठीक है, इनेट और फिर एक्वायर्ड। इसमें एक्वायर्ड में आपका जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, यानी कि पूरा का पूरा इम्यूनिटी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आएगा आपका जो वैक्सीनेशन है। ठीक है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। फिर इसके अलावा जो एड्स एंड कैंसर है, एड्स एंड कैंसर। अब देखो, जो एड्स में एक तो डायग्राम दिया गया है, किस तरीके से वो पहुँच के सेल के अंदर जो वायरस है HIV, किस तरीके से सेल के अंदर वो पहुंच रहा है, फिर क्या क्या चेंजेस कर रहा है, कैसे न्यूक्लियस के DNA यानी जीनोम से जाके वो जुड़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ एड्स में पढ़ना है। फिर इसके अलावा एक मलेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, या तो प्रोटोजोवन डिजीज़ हो जाए कोई, तो उसमें भी आप क्या देखोगे, मलेरिया। मलेरिया में इसका पूरा का पूरा जो कॉजेटिव एजेंट है, प्लाज्मोडियम है, कितनी स्पीसीज इसकी होती हैं, कौन सबसे लीथल होता है, जो फैल्सीपैरम का होता है ना। और फिर इसका देखो एक डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले जो स्पोरोजोइड के फॉर्म में उस मॉस्किटो के सलाइवा में होगा, सलिवरी ग्लैंड से, फिर ह्यूमन ब्लड में जाएगा, फिर ह्यूमन ब्लड में जाके जो लीवर की सेल हैं, लीवर के सेल में यानी कि हिपेटोसाइट में जाने के बाद फिर पहुंचेगा RBC में, वहाँ से हीमोजोइन निकलेगा। हीमोजोइन जब निकलेगा तो जो भी कैरेक्टर हैं उसके और सिम्टम्स हैं मलेरिया के, वे जनरेट होंगे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे अपना जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर उसको कोई भी मॉस्किटो आके जब ब्लड सक करेगा तो उसके जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पे यानी कि स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में फ्यूज़न होगा। वहाँ पे स्टमक के अंदर फ्यूज़न होने के बाद दोनों का फिर वो स्पोरोजोइड के फॉर्म में पहुँच जाएगा। कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में। तो जो पूरा उसकी लाइफ साइकिल दी गई है बाई होस्ट के फॉर्म में, वो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपका फाइलेरिया भी है, फाइलेरिया भी इसी में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ये हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। फिर देखेंगे हम लोग माइक्रोब्स का यूज़। माइक्रोब्स के तो पूरा का पूरा एक तरीके से ऐसे टाइप का इसको देख लेना है ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका पूरा एक ऐसे। और उसमें जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ था, उसमें जो लास्ट का जो दिया गया है एडोलिसेंस है ना, ड्रग्स एंड इट्स अब्यूजेज, वो चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको भी। और माइक्रोब्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है ना, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये दोनों चीज़ें। फिर इसके बाद BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसका जो बायोगैस, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, हाउस होल्ड प्रोडक्शन में जो साइक्लोस्पोरिन A है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। और इसमें माइक्रोब्स में मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ माइक्रोब्स के नाम दे देंगे, उनका क्या यूज़ है, ये होता है हाउस होल्ड प्रोडक्शन में क्या यूज़ है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट, BOD एंड बायोगैस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसमें पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ लीजिएगा, बट इन सबको जरूर टच कीजिएगा। माइक्रोब्स के बाद फिर हम लोग देखते हैं बायोटेक। ठीक है, बायोटेक को जो है कवर करते हैं। बायोटेक में देखो दो पार्ट है इसका, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है और दूसरा इसका एप्लीकेशन। एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरा है एप्लीकेशन। दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, एक तो इनके टूल्स और इनका प्रोसेसेस। ठीक है, टूल्स एंड प्रोसेस मेनली पूरा का पूरा ओवरव्यू अगर देखें हम लोग पूरा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का, दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करें, एक इसके टूल्स में और दूसरा इसके प्रोसेस में। अब देखो टूल्स में जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आ गया,
कौन कौन से एंजाइम्स हैं। फिर इसके बाद जो कटिंग एंजाइम है उसके, यानी कि लिटिक एंजाइम्स वगैरह हैं, फिर उनको जोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं, टूल्स हो जाएगा। इसी में वेक्टर भी आपका आता है प्रिंसिपल प्रोसेस में। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर PBR322 प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेज, है ना। जो 8 टाइप के 8 यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट, उसके बाद दो मार्कर हैं प्लिसिनार एंड टेट्रासाइक्लिनार। अगर आप इस तरीके से इसका डायग्राम देखोगे, एनसीईआरटी दिया गया है उसके जो लेफ्ट पेज पे, आई थिंक सेकेंड या थर्ड पेज पे है उसके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ये वाला। एक आइडियल वेक्टर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे वेक्टर साइज में स्मॉल होना चाहिए, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में ही दी गई हैं, ये सारे हो जाएंगे। प्रोसेस में आपके जैसे पीसीआर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीआर हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ये सब प्रोसेस में। बायो रिएक्टर हो गए, बायो रिएक्टर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं आपके प्रोसेसेस में, ठीक है। अब इसके बाद जो एक होता है इसका एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बीटी क्रॉप से ही देख लो। बीटी क्रॉप्स हो गया, बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी टोमेटो हो गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो ये बीटी बैसिलस थ्यूरिंजियनेसिस, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसी में एक होता है ना क्राइजीन पूछा गया क्वेश्चन है आपके, आई थिंक 17 या 18 में पूछा गया था, या 12 में, ऐसे कुछ था। तो आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो क्राइजीन इंपॉर्टेंट है यहाँ का, बीटी क्रॉप्स पढ़ लोगे। फिर इसके जो आरएनए इंटरफेरेंस दिया गया है, आरएनए इंटरफेरेंस, ये कई सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो जीएम इंसुलिन है, जेनेटिक मॉडिफाइड इंसुलिन। फिर इसके अलावा यहाँ पे जीन थेरेपी यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये पूरा का पूरा टॉपिक इसके बायोटेक के एप्लीकेशन में। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। और जो एक चीज़ और यहाँ पे, ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है, उनके 2-4 एनिमल के नाम, और फिर इसके अलावा उनको किस लिए तैयार किया गया है। जैसे ट्रांसजेनिक फिश सैल्मॉन, फिर इसके अलावा ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, ट्रांसजेनिक सीप डॉली। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोगों को देखने लगा है बायोटेक के एप्लीकेशन में। फिर जो लास्ट आता है आपका टॉपिक वो होता है इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी जो है देखते हैं, इकोलॉजी में सबसे पहला, इकोलॉजी में तो वैसे 4 चैप्टर हैं, बट आपके सिलेबस में पढ़ने 3 ही हैं। तो जो सबसे इसमें पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन माने इसके जो है एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो ये चीज़ दिया गया, जैसे म्यूचुअलिज्म दिया है ना, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलाइज्म दिया है, पैरासिटिज्म दिया है। तो इस तरीके से जो इंटरेक्शन दिया है, इसमें पूरा आप देखोगे वहाँ पे कि किसको फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, या कि एक को फ़ायदा होगा अगले को नुकसान होगा, या एक को नुकसान होगा अगले को फ़ायदा होगा, या दोनों को घाटा तो किसी को नहीं होगा दोनों में। तो ये चीज़ जो है देख लेना है कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान। उसमें देखोगे एक तो टेबल दिया है इस तरीके से, प्लस 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 माइनस, इस तरीके से एक टेबल दिया गया। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टेबल मान लो आप देख लोगे। इसके अलावा और इसमें जो दिया गया है इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ग्रोथ रेट, है ना, बर्थ रेट जो है, डेथ ग्रोथ रेट दिया गया ना, ग्रोथ रेट, उसका पूरा एक तो ग्राफ दिया गया है। इसमें कई ग्राफ दिए गए, इसके एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है, सिग्मॉइड कर्व आ रहा है। तो ये ग्राफ उसका जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये हो जाएगा। फिर डेथ रेट कितना हो रही। फिर इसी में जो कुछ और टर्मिनोलॉजी है, इमिग्रेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, ठीक है। 3 ठो देखो एनसीईआरटी में दिया गया है, 3 ग्राफ, है ना। तो ये उसके कौन कौन से बायोटिक फैक्टर हैं, कौन कौन अबायोटिक हैं, ये सब तो है ही, लेकिन ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, उसके बाद ग्रोथ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन जो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी दी गए हैं, कॉमर्शलाइज्म फिर वगैरह हो गए, उनके एग्जाम्पल सहित ध्यान दीजिएगा। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन, उनके जो ग्राफ दिए गए हैं उन ग्राफ को देख लेना इसमें। फिर इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगला जो चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पहले तो यही क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय, है ना, मल्टीपल एमसीक्यू में। इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना, कितना जो है नेट प्रोडक्टिविटी कितना है, ये सारी चीज़ें आप देखो, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें डिकम्पोजिशन के पूरे कौन कौन से स्टेप्स हैं, डिकम्पोजिशन के कौन कौन से पूरे स्टेप्स हैं, ये हो जाएंगे। फिर इसमें एनर्जी फ्लो के बाद पिरामिड्स, ये 3-4 टॉपिक्स हैं इकोसिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स। एक चीज़ वहाँ पे जो है, एक चीज़ दिया है सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट अभी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन चारों चीज़ों पे विशेष फोकस करना है आपको। प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो हो रहा है, और फिर पिरामिड्स हो गए। इसमें जो 10% लॉ है लिनमैन दिए थे, पिरामिड्स में 3 पिरामिड आपको मिल रहा होगा, है ना। किसका पिरामिड सीधा अपराइट होता है, किसका पिरामिड डाउन होता है डाउन साइड। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम में हम लोगों को देखना है। फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी आता है। बायोडाइवर्सिटी में बहुत कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। बायोडाइवर्सिटी में इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कब एक्सटिंक्ट कर गए हैं और कब उनका लॉस हुआ है, लॉस होने का रीज़न क्या है। रेड, इसी में आता है ना आपका बायोडाइवर्सिटी में रेड डाटा लिस्ट जो बनाई गई है, रेड डाटा बुक, है ना, हॉट स्पॉट, ये सारी चीज़ें इसी में आपको पढ़ने के लिए है। फिर इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेनली ये 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इसी के जो सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, कौन सा जूलॉजिकल पार्क किसके लिए फेमस है ना, जैसे काजीरंगा है, बॉटनिकल गार्डन है, और एनिमल सेंचुरी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इनके एग्जाम्पल जो हैं एक्वेरियम, ठीक है, या जो इकोसिस्टम में वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी में मेनली ये 2 चीज़ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यही सारी चीज़ें पूरा है। इसके अलावा बाकी जो लास्ट का चैप्टर है वो तो आपके यहाँ एक्सक्लूडेड ही है, कटा हुआ चैप्टर है। तो बेसिकली पूरे के पूरे बायो में इतने चैप्टर्स, इतने मेजर टॉपिक्स हैं आपको कवर करने के लिए, जिनको आपको 100% कवर करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप पूरा थ्रोली एक बार चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप पूछ सकते हैं उनको। ये जो हम क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं, टॉपिक्स का एनालिसिस करके हम आपको दिए हैं, इनको आप देखिएगा एक बार अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप भी जो पढ़ रहे हैं उसका भी आपको एक्सपीरियंस होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आपके कॉलेज स्कूल इसमें भी जो है क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे होंगे, तो उन सारी चीज़ों को भी करना, बट इनको भी एक बार आप कवर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।